जनरल कुलकर्णी, पहला सवाल तो आपसे, ये जैसी तैयारी हो रही है और जैसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, रूस धमका रहा है, चेतावनी दे रहा है अमेरिका को, अमेरिका तैयारी कर रहा है इजराइल के साथ टू बॉम्ब ईरान, वर्ल्ड वॉर 3 की आहट लाउड एंड क्लियर सुनाई दे रही है क्या? थैंक यू वेरी मच संदीप जी। मैं कहूँगा कि ये जो बार बार हम बात करते हैं तीसरे महायुद्ध की, ये तीसरा महायुद्ध वैसे नहीं होगा जो पहला महायुद्ध या दूसरा महायुद्ध हमने देखा। ये अलग प्रकार का महायुद्ध है जिसमें हर कोई कहीं ना कहीं प्रभावित होगा और जबरदस्त प्रभावित नहीं, मैं होगा। ये इसलिए पूछ रहा हूं, देखिए रशिया और यूक्रेन में 3.25 साल हो गए, जंग चल रही थी, उस टाइम भी आशंका जाहिर की गई वर्ल्ड वॉर तो नहीं हो जाएगा, नेटो समर्थन कर रहा था यूक्रेन का। ये अलग हो गया है क्या? और इसमें खेमेबंदी, लामबंदी लाउड एंड क्लियर दिखाई दे रही है क्या? बिल्कुल, जैसे आप कह रहे थे, कई बार लोग बोलते हैं कि अमेरिका से दुश्मनी भली बनस्पत दोस्ती, कई बार लोग कहते हैं। और हम लोगों ने खुद भी सुना, देखा कि किस प्रकार से ट्रंप ने अपने पहले टर्म में क्या कहा कि पाकिस्तान ने उनको लगातार बेवकूफ़ बनाया और अरबों डॉलर उनसे लिए, और आज वही उनके जो खाना खिला रहे हैं, उनके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं और प्रेस रिलीज हो रहे हैं ये, और कह रहे हैं मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं, प्यार का इजहार किया जा रहा है। बिल्कुल। तो आप जैसे बार बार कहते हैं देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, बट देयर आर परमानेंट इंटरेस्ट। तो इसलिए भारत के लिए भी जबरदस्त हम लोगों को अपने तरीके से कार्रवाई करनी है, हमने अपने परमानेंट इंटरेस्ट देखने हैं, हम किसी के साथ नहीं, लेकिन अपने पारंपरिक संबंध ईरान के साथ हैं। और आज भी भारत के अंदर जो पारसीज हैं वो नहीं, एससीओ हमले की निंदा करता है सर, तो हम एससीओ से अलग हो जाते हैं। G7 इजराइल का पूरा समर्थन करता दिखाई देता है, हम वहां खड़े होते हैं, तो देयर इज बीन अ क्लियर चेंज इन आवर फॉरेन पॉलिसी। ये कहने में तो कोई मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं। नहीं, अब नुआंस की बात नहीं रह गई, या हम इजराइल के साथ खड़े, इजराइल के साथ भी हम खड़े हैं और इजराइल भी भारत के साथ हर हमेशा खड़ा दिखता है, इसमें कोई शक नहीं है। हम देखते हैं कि और इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा और अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा। तो इट्स थोड़ा जटिल हो गई है। इट्स अ कैच 22 सिचुएशन, कौन किसके साथ खड़ा है पूरा। पर मिलिट्री पहलू पर आते हैं, ये आई मे डू इट, आई मे नॉट डू इट, वो हीरोगिरी की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। पर ये जो मुल्क हैं, इराक, सऊदी, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, यूएई, वहां पर इनके बेसिस भी हैं, वहां पर इनके सैनिक भी आ गए हैं और जहाज भी आ गए हैं। तो इशारा क्या है, संकेत क्या है जनरल साहब? उनके बेड़े पहुंच गए, उनके बेसिस हैं, अमेरिका पूरा तैयार है। इजरायलीज के पास जो इक्विपमेंट है, कंप्लीट कंपैटिबिलिटी है अमेरिकन इक्विपमेंट के साथ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंप्लीट एयर डोमिनेशन ईरान के ऊपर है आज की तारीख पूरे एयर स्पेस पर ही, पूरा सिर्फ ईरान क्या, इराक, जॉर्डन, सीरिया, ये सब वहां से आ रहे हैं ना उनके जहाज। 1500 किलोमीटर की दूरी से आना, मिड एयर रिफ्यूलिंग करना, टारगेट्स को एंगेज करना, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, न्यूक्लियर उनके लेबोरेटरीज को बर्बाद करना, उनके वहाँ पे असैसिनेशंस करना, मिलिट्री लीडरशिप को ख़त्म करना, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ख़त्म करना, मिलिट्री इक्विपमेंट को बर्बाद करना, एयर डिफेंस को बर्बाद, यूएन सैंक्शंस, जितनी अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, सबकी बखियां उधेड़ रहा है इजराइल, कोई शक नहीं। पर उसके बावजूद भी आज की तारीख में जिस प्रकार से तेल अवीव के ऊपर हमला हो रहा है, मुझे लगता है इजराइल को अब या तो जबरदस्त हमला करना पड़ेगा, कुछ भी हो, आर या पार की लड़ाई। अगर आर या पार में ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स फैसिलिटीज पर हमला, रिसाव, परमाणु रिसाव, और अभी हमें पता नहीं कि उनके पास हथियार हैं भी या नहीं है। ये बहुत अच्छा कहा आपने, क्योंकि IAEA ने भी कहा है और CIA ने भी उनके राष्ट्रपति को कहा है कि ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा कि न्यूक्लियर बम या न्यूक्लियर, तो ये बहुत बड़े संकट में तब्दील हो सकता है कि ये न्यूक्लियर बम, एक ये कहना भाई 48 घंटे में कर दिया, यू जस्ट बॉम्ब देम, कम बैक, और तबाह हो गया। ये यूक्रेन के बारे में भी कहा जा रहा था, यूक्रेन गले की हड्डी बन गया है पुतिन के लिए। एंड द अमेरिकन्स हैव सफर्ड एन एम्बैरेसमेंट इन इराक। दे हैव सफर्ड, इराक में घुसे, सदाम हुसैन को मारा ये कह करके कि वहां पे न्यूक्लियर है और वहां पे कुछ भी नहीं मिला, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है। तो इन एनी केस जो ये बताया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, पर एक स्विफ्ट मेजर बड़ा मिलिट्री एक्शन रूल आउट नहीं हो सकता, होएगा ही नहीं, क्योंकि अगर अब होगा कि नहीं होगा, जबरदस्त मिलिट्री रिएक्शन होगा। क्यों होगा? अगर नहीं होगा तो तबाह होगा इजराइल। उसके बाद क्या शांति हो जाएगी, या फिर
रूस, चाइना, ये सब लोग, सीरिया, वो क्या खामोश बैठे रहेंगे? रूस का 300 अरब डॉलर का 20 साल का गैस का संधि है ईरान के साथ। चीन की 400 बिलियन डॉलर की 30 साल के लिए संधि है ईरान के साथ। अगर तेल वहां से नहीं जाता है, जो उनके टी पॉट रिफाइनरीज हैं चाइना के अंदर, यूएस की सैंक्शंस प्रतिबंध के बाद सबसे ज्यादा तेल तो चाइना जा रहा है, ईरान का जो प्रोडक्शन 100%, हाँ। सबसे ज्यादा 100% तेल जा रहा है। चीन ही उठा रहा है, क्योंकि चीन परवाह नहीं करता किसी सैंक्शन की, चीन हाँ। उठा ले रहा है। तो वो तेल तो वहां से भी रिएक्शन आएगी। सब जगह ये कार्रवाई इसलिए की जा रही है, अमेरिका को दूर रखा जा रहा है, नहीं तो चीन मारा जाएगा, रूस मारा जाएगा। तो इस हिसाब से कहा गया है। लेकिन इजराइल के पास आज की तारीख में टोटल एयर डोमिनेशन होने के कारण, एयर सुप्रीमेसी होने के कारण, पर बहुत से जानकार जनरल साहब ये भी कह रहे थे कि इजराइल अपने दम पर 8-10 दिन से ज्यादा युद्ध नहीं कर पाएगा। क्या ये एक हकीकत है? और इसीलिए अब ये 7वां दिन हो गया, तो अब अमेरिका तैयार कर रहा है, वो अलग से पुश देने के लिए सपोर्ट स्टाफ जो होता है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। ये देखिएगा कंपैटिबिलिटी, मैंने जैसे कहा, अमेरिकन इक्विपमेंट और इजराइल इक्विपमेंट का, इजरायलीज को अमेरिकन इक्विपमेंट इस्तेमाल करने में कोई मतलब 1 मिनट भी नहीं लगता, वो वही इक्विपमेंट है। तो ये कहना कि उनके पास, हाँ, इजराइल के पास अपना रिजर्व हो सकता है 8 दिन का हो, पर अमेरिका उनको देता रहेगा, अमेरिका सप्लाई करता रहेगा, जैसे अमेरिका और इसीलिए अमेरिका ने अपनी प्रेजेंस बढ़ाई है। क्या अब ये कूटनीतिक कितना बड़ा संकट पूरी दुनिया पर आ गया है शशांक जी? क्योंकि अब ये खेमेबाजी तो सीधी हो रही है, और शब्दों का जो इस्तेमाल किया मैंने, इसीलिए शब्द है वो वर्ड्स भी दर्शकों को बताया, आप इन्हें बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे। हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, इस समय स्थिति ऐसी इस हो चुकी है कि ट्रम्प साहब ने कहा है कि आगे देखिए 48 घंटों के अंदर कुछ निर्णय लेंगे कि बॉम्ब करूंगा या नहीं करूंगा। जो रूस और चीन अभी तक थोड़ा चुप बैठे थे, शांत बैठे थे, और ट्रम्प साहब से बात भी करी बीच में प्रेसिडेंट पुतिन ने, लेकिन हाल में जो ट्रम्प ने उनको कहा कि पहले आप अपना हिसाब तो निपटा लीजिए यूक्रेन से, उसके बाद में मिडिल ईस्ट के बारे में बात कीजिए। तो मुझे लगता यह है कि उससे पुतिन साहब को बहुत बुरा लग गया, और उन्होंने जो है चीन के नेताओं से बात करी है, और इस प्रकार से जो उन्होंने कड़ा रिएक्शन दिया है रूस की तरफ से। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी भी ऐसी स्थिति नहीं बनी है कि ये कि तीनों बड़ी ताकतें जो हैं वो आपस में ईरान के ऊपर किसी वजह से भिड़ जाएंगी और अमेरिका नहीं, ये इतनी ट्रूप मूवमेंट, डिप्लॉयमेंट, ये जंगी जहाज, बेड़े जो हैं, समुद्री बेड़े और सैनिकों की तैनाती, मतलब इसको इग्नोर तो हम नहीं कर सकते ना। ये नॉर्मल मूवमेंट तो नहीं है शशांक जी। ये तो तैयारी पूरी कर ली गई है कि, और ट्रम्प साहब ने कह भी दिया है कि जो मेरे CIA ने मुझे रिपोर्ट दी थी, अब वो बात बदल चुकी है। मेरे पास अब पूरी रिपोर्ट है कि उनके न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके पास। इजराइल ने भी यही बोला है, और इजराइल ने कहा है कि हम उनके न्यूक्लियर वेपन अगर उनके पास हैं, ईरान के पास, तो उनका हमेशा से स्लोगन रहा है डेथ टू इजराइल। तो हम इंतजार तो नहीं करेंगे कि नहीं, इनकी बातों को कितनी गंभीरता से ले सकते हैं शशांक जी? वो इराक में भी वो दरअसल मुद्दा था सत्ता परिवर्तन का, सद्दाम हुसैन को वहां से बेदखल करना था, उसको खत्म करना था, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है जी, एंड इराक वाज बॉम्ब्ड, और निकला कुछ नहीं, खोदा पहाड़ निकली चुईया। बाद में वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिल पाए क्या, या वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिखाए गए क्या? नहीं, देखिए, बात ये होती है कि जब लड़ाई का माहौल बनता है तो इसमें फेक नैरेटिव्स भी बहुत सारे बन जाते हैं। लेकिन अब कौन निर्णय करने वाला है? आप या हम का निर्णय करेंगे इस बात का, या जो सामने से लड़ाई करने को तैयार बैठा हुआ है वो निर्णय करेगा? तो इसमें जैसे हमारे पड़ोस के देश है पाकिस्तान, उसके जो मिलिट्री लीडर है उसने सोच लिया कि उनके साथ में, राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ में खाना खाना ज्यादा अच्छा है, और उनसे जो पैसे मिल सकते हैं आगे वो पैसे ले लेंगे, क्योंकि ही इज कॉलिंग हिम, आई थिंक हिज मिलिट्री लीडर्स हैव कॉल्ड हिम एज अ फेनोमेनल लीडर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चाह रहा था, क्या नहीं करना चाह रहा था, वो मक्खन भी लगा रहा था कि भाई शांति पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया जाए, पर न्योता तो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। वो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने जो किसी पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष के साथ लंच करते दिखाई दिए, और फिर कहते हैं मुझे बड़ा प्यार है, और प्यार के साथ पाकिस्तान से प्यार है ये भी कह दिया। 35 मिनट कल हमारे प्रधानमंत्री से बात हुई, हम पूरी मीडिया ने वो खबर चलाई भी। विक्रम मिस्री साहब आपकी तरह है, आप भी जैसे देश के विदेश सचिव रहे, उन्होंने बताया कि हमने 2 टूक कह दिया
कि ना हम मध्यस्थता स्वीकारेंगे, ना हमने कभी स्वीकारी थी, और वो बोल रहे हैं नहीं मैंने युद्ध रुकवाया। तो ये हमारे वो लिए बात तो उन्होंने उलझन मान हो ली जाती है ना थोड़ी सर, कि नहीं? नहीं, उन्होंने हमारी बात मान ली है कि भारत में तो प्रधानमंत्री ने ही काम किया है, लेकिन पाकिस्तान के मसले पे उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ पे जो है पाकिस्तान को बात करी और पाकिस्तान ने मुझे बताया कि ये दो न्यूक्लियर पावर्स के बीच में युद्ध नहीं होना चाहिए, और उन्होंने मेरा नाम अब रिकमेंड कर दिया है नोबेल प्राइज के लिए। समझदार तो लोग ये भी बात बता दिए उनकी तरफ से। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान बहुत समझदार मुल्क है, उसको बहुत है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक कमेटी की अध्यक्षता मिल जाती है, दूसरे की उपाध्यक्षता, दोनों आतंकवाद से जुड़े हुए, उनके कटोरे में पैसे भी डल जाते हैं सर। तो इसमें कूटनीतिक जो ये सियासी तकरार हो रहा है, मैं सियासी सवाल आपसे नहीं पूछना चाहूंगा, लेकिन हमारी विदेश नीति की अग्नि परीक्षा भी हो रही है क्या आज के दौर देखिए, में? अग्नि परीक्षा तो विदेश नीति में हमेशा से ही होती रहती है। जिस समय आपको याद होगा कि सोवियत यूनियन खंड खंड में बदल गया था, तो भारत ने उसके बाद में सबसे पहले क्या किया? चीन से अपने रिश्ते सुधारे, दूसरा इसराइल से रिश्ते सुधारे, अमेरिका से रिश्ते सुधारने का प्रयास किया, जो कि जाके बाद में फर्स्ट स्टेप्स हो गए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए, और धीरे धीरे वो ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और क्वाड की मेंबरशिप बन गई है। लेकिन अभी भी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे जो पाकिस्तान पहुंच चुका है। पाकिस्तान को मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर नॉन नेटो एलाई माना गया है, यानी कि नेटो को जो हथियार मिलते हैं वो सब पाकिस्तान को मिल सकते हैं। और अभी तो यह भी बात चली है कि पाकिस्तान के अंदर जो परमाणु संयंत्र लगे हुए हैं वो भी अमेरिका भी उसमें थोड़ा योगदान रहा है, चीन का तो रहा ही है। तो पाकिस्तान की जो स्थिति है वो ऐसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, और वो अंग्रेज करके चले गए हैं उसको, क्योंकि अंग्रेजों को डर था कि ये महात्मा गांधी और नेहरू और ये जितने भी लोग हैं भारत के लीडर, ये सारे के सारे थोड़ा लेफ्टिस्ट ओरिएंटेशन है, थोड़ा सा पब्लिक उसको ओरिएंटेशन करना चाहते हैं। तो हमको चाहिए कुछ बीच में ऐसा आदमी जो हमारे जो आगे के फ्यूचर के ऑयल ट्रेड के मसले पर और जो हमारे फ्यूचर एनिमीज होने वाले हैं उसमें मदद कर सकता है। तो ये तो बहुत पुरानी 70 साल की पॉलिसी है, और जो उनके नेता थे जिन्ना वगैरह वो सब एक दो नहीं, साल पर के अंदर सब निकल इसमें गए। सर आपको क्योंकि कहीं और भी जाना है, आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, देखिए हम अपने हित साधेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, वो चाहे इजराइल हो चाहे ईरान हो, पर क्या अब हम दरअसल सीधे सीधे अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ दिख रहे हैं? ईरान जो हमारा पारंपरिक मित्र रहा है उसको हमने अबेंडन कर दिया, ये संदेश तो जा रहा है ना? देखिए, ईरान को तो हमने अबेंडन कर दिया था जब ट्रंप साहब ने अपने पहले कार्यकाल में हमसे बोला कि आप वहां से तेल लेना बंद कर दीजिए। हमने तेल लेना बंद कर दिया। वो तो खाली जब रूस का मसला आया तो हमने रूस के मसले पर उनकी बात नहीं मानी और वहां से तेल लेना जारी रखा, और फिर यूरोप को भी हमने सप्लाई किया प्रोसेस करके। तो एक प्रकार से जो है हमने जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन में हम जहाँ रहते रहे हैं, पहली बार में हम बात मान गए, दूसरी बात में फिर अपना रास्ता निकाला कि भी अपनी इकोनॉमी को खराब नहीं करना है, अपने लोगों की जो जरूरत है उनको पहले पूरा करना आवश्यक है। तो ये सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में भारत की लीडरशिप के साथ में ये जिम्मेदारी बनती है कि भारत की जनता का सबसे पहले ध्यान रखें, उसके बाद में औरों का ध्यान रखें, देखें कि भी किस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन एंगल देखना बहुत आवश्यक है। नहीं, वही मैं तो उसी भारतीय मानवीय लोग पहलू मौजूद पर हैं। आने वाला था। 60,000 लोगों को, जिसमें बहुत सारी महिलाएं और बच्चे हैं, नादान बच्चे, उनको खत्म कर दिया गया, उनको मार डाला गया गजा में। हम क्या अपनी पुरानी पॉलिसी बिल्कुल ही हम खामोशी अख्तियार कर लेंगे? पुरानी अपनी नीतियों को बिल्कुल हम अबैंडन कर देंगे क्या शशांक जी? देखिए, अभी तक तो ऐसा भाई साहब कि वो निकल चुका है काफी रिसर्च करके कि अंग्रेजों के समय में 1947 तक 100 मिलियन से ज्यादा यानी 10 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को मारा गया, और विंस्टन चर्चिल कह के चले गए कि भारतीय बहुत ही बीस्टली हैं, रैबिट्स की तरह बीट करते हैं, उनको मारना ही जो है सबसे बढ़िया अच्छी बात है। लेकिन अंग्रेज इस समय हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, हम उनके साथ में फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो गाजा का तो हम परवाह कर रहे हैं 60,000 लोगों की, अपने जो हमारे 10 करोड़ मर गए या उससे पहले जो मुस्लिम्स ने यहाँ पे कई करोड़ों को मार दिया, उसकी हमें चिंता नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं कि नहीं वो तो हमारे दोस्त हैं, उनके साथ में नहीं, पर हम दोस्ती जिनकी करनी है, तो चिंता कर रहे हैं, जिनके साथ हित साध रहे हैं, वो ज्यादा हित हमारे सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के साथ कदम ताल भी कर रहे हैं। ठीक बात है, पाकिस्तान के साथ में कर रहे हैं, लेकिन खास करके भारत के मसले पर हम ये चाहते हैं। पहले भी जब उन्होंने F-16 दिया था, हमने अमेरिका से कहा कि आज तो गलत बात आप कर रहे हैं, F-16 दे रहे हैं, कम से कम उनको डिजिटल अटैक करने की कैपेबिलिटी मत दीजिए। तो वो बात मान गए थे, उन्होंने कहा ठीक है,
क्योंकि अगर डिजिटल हम दे देंगे तो उनको विदाउट पायलट भी वो आपके सब ठिकानों को उड़ा देंगे। अब वो हालात बदल चुके हैं। तो अमेरिका के मतलब साथ यहाँ में ध्यान पर रखना, ये अपने हितों की दरअसल रक्षा करनी है। ये हित कौन ज्यादा बेहतर साध पाए उस पर भी आ गई है कूटनीति की लड़ाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।